अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेडिकोज विद मी। और आज हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस का पार्ट 2 डिस्कस करना है। तो फटाफट से इसको ख़त्म करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस को और फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के हमने कोरी साइकिल डिस्कस कर लिया था, इंट्रोडक्शन और सबस्ट्रेट्स वगैरह डिस्कस कर लिए थे। आज हम इसके रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। कौन से रिएक्शंस? ग्लाइकोलिसिस का रिवर्स होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, और इसके लिए हमें रिवर्स करने के लिए जो कि इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं, जो कि कैसा होता है, पहला, तीसरा और आखिरी वाला, इनके लिए अल्टरनेट पाथवे ढूंढना पड़ता है क्योंकि ये इतनी आसानी से इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। एक पहले हम देखेंगे पायरुवेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर इसके लिए और इसके लिए। तो पहला हम ये वाला देखना शुरू करते हैं कि पायरुवेट ने जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होना है वो दो रिएक्शंस के थ्रू होगा। पहले होगी कार्बोक्सिलेशन और फिर होगी डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन करेंगे, पायरुवेट की एंजाइम आएगा, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, और कन्वर्ट कर देगा उसको ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। ठीक है ना। पहले क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन होगी पायरुवेट की, कार्बोक्सिलेज एंजाइम आएगा और पायरुवेट को कन्वर्ट कर देगा ऑक्सैलो एसीटेट में। ऑक्सैलो एसीटेट की डीकार्बोक्सिलेशन होगी और ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। और एंजाइम सिंपल सा है, नाम देख के घबरा नहीं जाना, यही है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है आगे। कह रहे हैं कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है, जो कि पायरुवेट की कार्बोक्सिलेशन करवाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसको बायोटिन की ज़रूरत पड़ती है अपने कोएंजाइम के लिए। अच्छा, अब पता है हमें एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन्स में क्या होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं। तो इसके अंदर जो लाइसिन अमाइनो एसिड है, लाइसिन रेजिड्यू है अमाइनो एसिड का, बायोटिन उसके साथ जाके अटैच हो जाता है और फिर वो उसको हेल्प करता है उसके फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। अब ऑक्सैलो एसीटेट के दो पर्पज़ होते हैं जो आपको मैं यहाँ से बताती हूँ। या तो ये है ना कि ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल कोए के साथ मिलकर सिट्रेट बना दे और आगे से ये क्रेब साइकिल वगैरह पूरा चलता रहे, या फिर यह है कि ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाए। अब ये जो है ये वाला काम ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का है, और ये जो है ये टीसीए साइकिल का या क्रेब साइकिल का है। ऑक्सैलो एसीटेट जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है ना, ये सिर्फ किडनी और लिवर के टिश्यूज़ में होता है। ठीक है ना। और ये जो स्टेप है ये बाकी सब टिश्यूज़ में हो रहा होता है अदर देन किडनीज एंड लिवर। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ग्लूकोज में, ये सिर्फ लिवर और किडनी में होता है, या फिर वो क्रेब साइकिल का इंटरमीडिएट होता है और ये किडनी और लिवर के अलावा बाकी सब में होता है। इसके बाद इन्होंने छोटी सी फजूल सी बात लिखी हुई थी कि ये जो बाकी कार्बोक्सिलेजेस होते हैं ना, इनको भी ज़रूरत पड़ती है बायोटिन की एज ए कोएंजाइम। अब एलोस्टेरिक रेगुलेशन हम देखते हैं। एलोस्टेरिक रेगुलेशन में ये होता है कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो है ना वो एसिटाइल को ए से एक्टिव होता है। अब मैं बताती चलूँ आपको यहाँ से कि अब ये देखें, पायरुवेट जो है ये एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स एंजाइम के थ्रू, जो हमने टीसीए में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। और फिर ये जो है पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सैलो एसीटेट में पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के थ्रू। तो जब ये काम हो रहा होता है कि पायरुवेट एसिटाइल को ए अगर ज़्यादा है ना, एसिटाइल को ए ज़्यादा है, तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो होता है ना ये एक्टिव हो जाता है और ये मज़ीद ऑक्सैलो एसीटेट को फॉर्म करवाता है। ठीक है ना। जब एसिटाइल कोए ज़्यादा है तो ये वाला स्टेप जो है ये नहीं चलता, क्योंकि ऑलरेडी एसिटाइल कोए ज़्यादा है। तो फिर वो कहते हैं चलो तुम अपना काम कर लो, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट बनाता रहे। ठीक है। और जब इसी तरह क्या होता है कि ये फिर ये नहीं हो रहा होता ना कि ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, टीसीए साइकिल नहीं चल रहा होता, तो ऑक्सैलो एसीटेट इसके साथ मिलकर सिट्रेट नहीं बना रहा होता, तो अब ये बेचारा फजूल बैठा है, ये एक्यूमुलेट होता रहेगा, इसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ये और ज़्यादा हो जाएगा, ये और ज़्यादा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को सिग्नल देगा कि ऑक्सैलो एसीटेट बनाओ, ऑक्सैलो एसीटेट और ज़्यादा बनेगा। वो तो अपनी तरफ से इसलिए कह रहा है ना कि वो मेरे साथ मिलके तो सिट्रेट बनाना शुरू कर दे, लेकिन ये जो है बेवफा ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में चला जाएगा और फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाता रहेगा। ठीक है ना। तो ये हो गई एलोस्टेरिक रेगुलेशन। ये आप देख लें, ये मैं आपको सारा बता चुकी हूँ। ठीक है ना। और अगर एसिटाइल को ए कम हो जाएगा तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा और पायरुवेट जो है वो सीधा सीधा एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके थ्रू? इसके थ्रू पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स के थ्रू।
इसके बाद आता है कि ऑक्सैलो एसीटेट की ट्रांसपोर्ट होनी है साइटोसोल में। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ऑक्सैलो एसीटेट जो है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पड़ा होता है, ठीक है ना। ऑक्सैलो एसीटेट कहाँ पड़ा हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब इसने जाना है साइटोसोल में। अब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कोई भी इतनी आसान नहीं होती क्रॉस करना, तो ये क्या करेगा कि ना माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा, ऑक्सैलो स्टेट कन्वर्ट हो जाएगा मालेट में, ठीक है ना। मालेट माइटोकॉन्ड्रिया को क्रॉस कर लेगा और वो साइटोसोल में जाके फिर ऑक्सैलो स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? ऑक्सैलो स्टेट कन्वर्ट होगा मालेट में, मेम्ब्रेन क्रॉस होगी, साइटोसोल में आ जाएगा, फिर से कन्वर्ट बैक इनटू ऑक्सैलो स्टेट, फिर से वो ऑक्सैलो स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ पे जाके ऑक्सैलो एसीटेट की डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी और हमारे पास फॉस्फेनोल पायरुवेट बन जाएगा। कौन सा स्टेप? ये वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वही स्टेप है कि ऑक्सैलो स्टेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मालेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आता है, मालेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी यूज़ हो जाएगी और एनएडी में कन्वर्ट हो जाएगा, एनएडीएच। फिर मालेट जो है वो बाहर जाकर ऑक्सैलो स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और सेम एंजाइम के थ्रू, और जो एनएडी बना था वो फिर से एनएडीएच बन जाएगा जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज़ हो जाएगा और फिर उसके बाद उसकी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी कार्बोक्सिकाइनेज एंजाइम के थ्रू और वो फाइनली फॉस्फेनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक स्टेप तो हमारा हो गया, ये फॉस्फेनोल पायरुवेट बन गया। ये सारे स्टेप्स आसानी से हो जाएंगे। अब यहाँ पे आके मसला होगा, अब हम इस स्टेप का अल्टरनेट पाथवे देख लेते हैं क्या होता है। अब ये वाला स्टेप मैं आपको याद दिलाऊं, अगर ग्लाइकोलिसिस का थर्ड स्टेप, उसमें ये था कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है ना वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जब उसने कन्वर्ट होना होता है 1,6 बिस फॉस्फेट में, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा होता है ना तो यहाँ पे क्या बनता है? फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट। याद आया? ये बनना शुरू हो जाता है और ये इसको सिग्नल देता है कि भाई तुम बहुत ज़्यादा हो गए, अपना काम तेज़ करो, मेरा कोई काम नहीं है ग्लाइकोलिसिस में, मैंने यहाँ पे नहीं बनना, तो तुम फटाफट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाओ। तो यहाँ पे 2,6 बिस फॉस्फेट जो होता है ना वो ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट कर रहा होता है। अब हम इसका काम देखेंगे उसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस में, और पहले इस स्टेप का अल्टरनेट देख लेते हैं क्या होता है। 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर 2 फॉस्फेट अटैच है, 6 के अंदर 1 है, नाम देखने में पता चल रहा है डीफॉस्फोराइलेशन होनी है। डीफॉस्फोराइलेशन कौन करता है? फॉस्फेटेज एंजाइम। सारा तो आप लोगों को समझ लग गई है, ये आ गया कि इसकी डीफॉस्फोराइलेशन करनी है। 1,6 बिस फॉस्फेट जो होता है उस पर फॉस्फेटेज एंजाइम आता है और वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब 1,6 बिस फॉस्फेटेज जो है ना इसको आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ये बड़ा ही मेहनती एंजाइम है। ये क्या करता है? अमूमन कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि या तो फॉस्फोराइलेशन हो तब काम करते हैं या डीफॉस्फोराइलेशन हो तब काम करते हैं, ये दोनों तरीक़ों में काम करता है। इसको सुकून नहीं लेने देता कोई भी ज़िंदगी में, जैसे आपको नहीं लेने देता। अच्छा जी, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज जो है जब ये फॉस्फोराइलेटेड होता है ना तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कि ये अभी कर रहा है, ये फॉस्फोराइलेटेड है। जब ये डीफॉस्फोराइलेटेड होता है तो ये ग्लाइकोलिसिस करता है। अब इसकी हम देखते हैं रेगुलेशन एनर्जी लेवल्स के थ्रू, और दो तरह से हमने रेगुलेशन देखनी है। एक किसके थ्रू? एनर्जी लेवल्स में किस तरह से रेगुलेशन हो रही है, और दूसरी हमने देखते हैं कि 2,6 बिस फॉस्फेट जो बना था ये किस तरह से रेगुलेट कर रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। अगर एटीपी ज़्यादा है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा होगी, अगर एटीपी कम है तो फॉस्फेटेज एंजाइम जो होगा ये वाला ये इनहिबिट हो जाएगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी इनहिबिट हो जाएगी। नेक्स्ट आती है फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट किस तरह से रेगुलेशन कर रहा होता है। अब फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट जो है ना ये 1,6 बिस फॉस्फेट टेज को इनहिबिट कर रहा होता है, ठीक है ना। 2,6 बिस फॉस्फेट जो था ये वाला, ये मैंने कहा था ग्लाइकोलिसिस में काम कर रहा होता है, तो ये ग्लाइकोलिसिस का बड़ा वफादार एंजाइम है, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टॉप कर रहा होता है। कैसे? फॉस्फेटेज एंजाइम को स्टॉप करके, जिसने इस रिएक्शन को उल्टा करवाना होता है, ठीक है ना। तो जब ये अगर फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेटेज हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है ना, तो फिर तो ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगी। लेकिन अगर ये कम है, ग्लूकागोन ज़्यादा है और ये इसको इफेक्टर हम कह रहे हैं, इफेक्टर कम है, ठीक है ना, इफेक्टर बन ही नहीं रहा, तो फॉस्फेटेज एक्टिव हो जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा होगी। ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट कब होगी? जब एनर्जी कम होगी और 2,6 बिस फॉस्फेट ज़्यादा होगा। और हाई ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टिमुलेट कब होगी? जब एनर्जी ज़्यादा होगी और 2,6 बिस फॉस्फेट कम होगा। अगर एक साइकिल चल रहा है ना
तो उसका ऑपोजिट इफेक्ट है दूसरे पे। जैसे लो एनर्जी और हाई फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं, सेम टाइम पे वो ग्लाइकोलाइसिस को एक्टिवेट भी कर रहे हैं, ठीक है ना, और इसके उल्टा काम करेंगे, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे वाह जी वाह, स्टेप नंबर 2 भी हो गया। अब हम स्टेप नंबर 3 डिस्कस करेंगे और हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने बड़ी मेहनत कर ली है, हमने इसके लिए भी ढूंढ लिया है। ये तो सिंपल है, अच्छा बच्चा है, ये खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब मसला कहाँ पे आएगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है। यहाँ पे भी 6 वाले पे फॉस्फेट अटैच है, यहाँ पे फॉस्फेट अटैच नहीं है, तो यहाँ पे इशू ये आएगा कि यहाँ पे भी डी फॉस्फोराइलेशन होनी है, ठीक है ना। इशू जो आएगा ना वो मैं आपको भी बताती हूँ, लेकिन यहाँ पे भी डी फॉस्फोराइलेशन होनी है। और कौन सा एंजाइम आएगा, फॉस्फेटेज। इशू ये है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजना पड़ता है, क्योंकि ये जो एंजाइम है ना फॉस्फेटेज, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पड़ा होता है। तो अब उसको अपना काम निकलवाने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना पड़ता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसको कौन भेजता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज, ठीक है ना। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना है तो ट्रांसलोकेज एंजाइम है। जब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाता है, फॉस्फेटेज वहाँ पे मौजूद होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है, फॉस्फेटेज आता है, वो उसका फॉस्फेट हटा लेता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फॉस्फेटेज हमें सिर्फ लिवर और किडनी में मिलता है, और ग्लूकोज होते हैं फिर वो ग्लट जो बने होते हैं हमारे पास, गेट्स वगैरह, ग्लूकोज चैनल्स वगैरह, उनके थ्रू फिर से साइटोसोल में आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अपना काम निकलवा के। ये स्टेप इंतहाई सिंपल था। अब हम इसकी थोड़ी सी रेगुलेशन देख लेते हैं ओवरऑल ग्लूकोनियोजेनेसिस की, और फटाफट से इस साइकिल को या इस पाथवे को ख़त्म करते हैं। रेगुलेशन इसकी हमने देखनी है 4 चीज़ों से, ये मैंने 4 लिखी हुई हैं इनके थ्रू। पहली है कि ग्लूकागोन किस तरह से रेगुलेट कर रहा होता है। ग्लूकागोन जो होता है ना वो प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है, जो कि 1,6 बिस फॉस्फेटेज की फॉस्फोराइलेशन कराता है, और ये वही एंजाइम है जो किसी हालत में सुकून में नहीं होता। फॉस्फोराइलेशन होती है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा हो जाती है। दूसरा ये है कि फॉस्फोराइलेट करता है पायरुवेट काइनेज को। पायरुवेट काइनेज कौन सा एंजाइम था, फॉस्फोइनोल पायरुवेट को कन्वर्ट कर रहा था पायरुवेट में, ये वाला, सॉरी ये वाला, के फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो था वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा था पायरुवेट काइनेज के थ्रू। पायरुवेट काइनेज क्या होगा, यहाँ पे इनहिबिट हो जाएगा, तो फिर हमारे पास ये वाला स्टेप नहीं होगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ग्लाइकोलिसिस का स्टेप नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ग्लाइकोलिसिस कम, ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा। इसके अलावा फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज जो एंजाइम था इसको भी ज़्यादा करता है। ये कौन सा एंजाइम है, जिसने ऑक्सैलोएस्टेट की डीकार्बोक्सिलेशन करनी होती है और ऑक्सैलोएस्टेट ने फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होना होता है, इसके थ्रू भी फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा होगी। दूसरा ये है कि सबस्ट्रेट ज़्यादा हो, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप चीज़ें ज़्यादा ही खाएंगे ना, तो वही काम है कि लैक्टेट ज़्यादा है, पायरुवेट ज़्यादा है, या फिर एटीपी और एनएडीएच ज़्यादा है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा परफॉर्म होगी। फिर आता है कि अगर एसिटाइल कोए ज़्यादा है, तो वो हमने भी पढ़ा है, एसिटाइल कोए ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को स्टिमुलेट करता है कि ऑक्सैलोएस्टेट बना, और ऑक्सैलोएस्टेट जो होता है वो मज़ीद ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा होता है। और एएमपी एटीपी लेवल्स हमने पढ़े हैं ना कि एटीपी लेवल कम हो या फिर फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट जो होता है वो ज़्यादा हो, तो फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट हो जाती है। ये रहा आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस कंप्लीट। इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी और आपके लिए ये याद करना आसान हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, व्यूज़ जो होते हैं वो बहुत कम आ रहे हैं आजकल, और सब्सक्राइबर्स भी नहीं इतने बढ़े, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। और मेरे लिए दुआ करिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।